चलिए, स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। मैं हूँ राजेश्वर और आप देख रहे हैं IAS ट्यूटोरियल का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप अगर इसे फेसबुक में भी देख रहे होंगे तो आप जो है हमारे अन्य जितने भी IAS ट्यूटोरियल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप कनेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक सूचना और कि आपको आज और अभी IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं क्लास के अंत में जरूर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत यह दूसरा क्लास है, क्लास 2 है। पहले क्लास में हम लोगों ने एजुकेशन क्या है इस पर हमने बात किया। आज हम मनोविज्ञान क्या है इस पर बात करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में छात्रावास अधीक्षक में पूछे जा सकते हैं उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ये सभी हम लोग जानते हैं। ये जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी ग्रीक शब्द के साइकिक और लोगस से आया है। कौन सा शब्द? ग्रीक शब्द के साइकिक और लोगस, जहां साइकिक का अर्थ आत्मा से लिया जाता है, आत्मा का अर्थ है सोल, और लोगस का अर्थ हम लोग जानते हैं स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सोल। आत्मा का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। यानी साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में समझने का प्रयास किया गया प्रारंभिक दौर में। लेकिन क्या मनोविज्ञान केवल आत्मा का विज्ञान है? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे चल करके इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। सर्वप्रथम एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम आपको याद रखना है, गैरिट, IMP है, गैरिट नामक मनोवैज्ञानिक। इन्होंने शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। तो एक प्रश्न आपका यही बनता है, मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो आत्मा का विज्ञान कहा था गैरिट ने। किसने कहा था? गैरिट ने। ठीक है। और इस आत्मा के विज्ञान को गैरिट ने जब सर्वप्रथम परिभाषित किया, इस परिभाषा के संबंध में इन्होंने किसे रेफरेंस में लिया? किसके विचारधाराओं को रेफरेंस में लिया? तो प्लेटो, अरस्तु, देकार्त, ये जो हैं फिलोसोफर भी रहे हैं और समाजशास्त्री भी रहे हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। तो इनके फिलॉसफी को, इनके विचारधाराओं को ध्यान में रख करके गैरिट ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कह दिया था। ठीक है। यहां पर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। हम 4 खंडों में या 4 परिभाषाओं के रूप में मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम गैरिट के द्वारा कहा गया कि मनोविज्ञान जो है ना आत्मा का विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा था? गैरिट ने कहा था। तो गैरिट ने प्लेटो, अरस्तु और देकार्त के समर्थन में मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। ठीक। इसी प्रकार से दूसरे खंड में इसका मतलब बहुत ज्यादा आलोचना हुआ आगे चल करके। आत्मा का विज्ञान क्यों भाई? मन का विज्ञान क्यों नहीं हो सकता? मनोविज्ञान मन का विज्ञान कैसे नहीं हो सकता? तो आलोचना बहुत सारी हुई। उसके बाद फिर पोम्पोनोजी, इटली के पोम्पोनोजी नामक मनोवैज्ञानिक ने अरस्तु को रेफरेंस लेते हुए मनोविज्ञान को यह कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान क्या है?
मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। आत्मा भी नहीं दिखता, मन भी नहीं दिखता, समझना। आत्मा भी नहीं दिख रहा है, मन भी नहीं दिख रहा है, दोनों का खंडन किया जाएगा, दोनों का खंडन किया जाएगा। फिर विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स ली और वाइव के द्वारा यह कहा गया कि साइकोलॉजी न तो आत्मा का विज्ञान है और न ही मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी तो चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके समर्थक कौन रहे? जेम्स वुंट, जेम्स ली और वाइव। ये मूल रूप से साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इन सबको वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे फ्रायड की हम लोग बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि न तो आत्मा का विज्ञान है, न तो मन का विज्ञान है, न तो चेतना का विज्ञान है। तीनों चीज हमको नहीं दिखता है। सब फिलॉसफी छोड़ो, फिलॉसफी की बातें छोड़ो, बकवास की बातें छोड़ो। मनोविज्ञान क्या है? मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। जैसा आप व्यवहार करते, व्यवहार समझ में भी आता है। ना तो आपको चेतना दिखता है, ना तो मन दिखता है, ना आत्मा दिखता है, तो विज्ञान कैसे कह रहे हो? छोड़ो इन सब चीजों को। मनुष्य का व्यवहार जैसा होता है वो हमें जरूर दिखता है, उसका एक्सप्रेशन दिखता है, ठीक है, उसका बिहेवियर दिखता है। तो मनोविज्ञान क्या है? मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ये बात किसने कही थी? तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कही थी, जैसे वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर ने, ठीक है। तो आपने अभी समझा कि मनोविज्ञान को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना गया। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो मनोविज्ञान के परिभाषाओं के संबंध में हम देखें तो ये परिभाषाएं मूल रूप से प्रचलित हैं, ठीक है। अब देखिए, साइकोलॉजी को हम सरल रूप में आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी, अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो व्युत्पत्ति के आधार पर मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ठीक है। शाब्दिक अर्थों में ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकिक और लोगस, और शाब्दिक अर्थों के आधार पर यह जो है आत्मा का अध्ययन कहलाता है, यानी आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ये इसके शाब्दिक अर्थ हुए। अगर हम मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र की बात करें, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, वास्तव में अगर हम देखें तो जितने भी साइंस हैं या जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, फिलॉसफी से हुई है। इसी नाम से फिलॉसफी को ऑल सब्जेक्ट की मदर या मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों की जननी कहा जाता है। सारे सब्जेक्ट जो हैं उसकी जननी कहा जाता है मनोविज्ञान को, किसे? तो दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को। तो उसी की एक शाखा आप कह सकते हो। किसकी शाखा? दर्शन शास्त्र की एक शाखा है क्या? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आगे चल करके बांट दिया गया कि मनोविज्ञान के भी बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं जहां पर हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ नाम लिया गया है, सामान्य मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी। यहाँ पर आप लोग ये पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी बाल मनोविज्ञान। फिर किशोर साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी, अडल्ट साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होता है, इस पर मास्टर डिग्री भी होता है। सोशल साइकोलॉजी, समाजशास्त्र में आप इसको पढ़ते हैं, क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ते हैं इसके अलावा। और हमने जो मास्टर किया है, अभी रिसर्च कर रहे हैं हम, किस पर कर रहे हैं? नैदानिक मनोविज्ञान में, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है। इसी प्रकार से काउंसलिंग साइकोलॉजी होता है, इस पे ही हमने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है। तो ये भी एक क्या है? ब्रांच है, किसका? साइकोलॉजी का। इसके बाद देखिए फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, सैन्य मनोविज्ञान, मिलिट्री साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान होता है,
इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी और अतीन्द्रिय पैरा साइकोलॉजी। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न ब्रांच है साइकोलॉजी के जहां पर हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। सो दीज आर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, आर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अगर हम मनोवैज्ञानिक व्यवहार के चरणों को समझने का प्रयास करें, मेजर स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर, बिहेवियर मतलब मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार से बदलता है या उसके मनुष्य के व्यवहार के बदलने का मूल रूप से कारण क्या होता है। तो मनुष्य के व्यवहार को समझने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है संवेग। मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है? संवेग पाया जाता है। ठीक है, संवेग को हम कहते हैं इमोशन। संवेग को हम कहते हैं इमोशन। कुल 14 प्रकार के इमोशन होते हैं, मैकडूगल ने इसे समझाया था। मैकडूगल, तो मैकडूगल के द्वारा हमें समझाया गया कि मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के इमोशंस होते हैं? 14 प्रकार के इमोशंस होते हैं, 14 प्रकार के जो है संवेग होते हैं। ये संवेग जो हैं सुषुप्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, और ये किसी प्रकार के उद्दीपन के कारण एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक संवेग है भागना, ठीक है, पलायन कर जाना, लेकिन वो इंस्टिंक्ट के रूप में हमें हमारे अंदर जब पैदा होता है, जैसे डर आएगा, जब भी डर आएगा तो व्यक्ति वहां से भाग जाएगा। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति के रूप में वो होती है। तो इस प्रकार से 14 प्रकार के इमोशन होते हैं, सुख, दुख, पीड़ा, है ना, कष्ट, हर्ष, उल्लास, ये सभी क्या हैं? इमोशंस ही हैं। तो उद्दीपन का मतलब क्या समझे? उद्दीपन का अर्थ होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस एक प्रकार से ये फोर्स है, ठीक है, किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स है जो इमोशन को क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है। इमोशन को क्या कर रहा है भाई? ट्रिगर कर रहा है। तो किसी प्रकार का इमोशन को ट्रिगर करने वाला एक्टिविटी, ठीक है, इमोशन को ट्रिगर करने वाली एक्टिविटी क्या कहलाती है? स्टिमुलस कहलाती है। जिससे जब भी कोई किसी को गाली दे दिया, डांट दिया, ठीक है, या फिर प्रेम हो गया, तो उसके ज्ञानेंद्रियों में सोचने, समझने के विचार करने में क्या होगा? एकाएक बदलाव आता है। ठीक है, जैसे ही बदलाव आएगा तो उसकी स्मृति में बार बार वही चीजें दोहराई जाएंगी, बार बार वह चीजें उसके माइंड में चलती रहेगी। और जब बार बार वह चीजें चलती रहेगी तो उसको एक्टिविटी के रूप में वह जो है लागू करना चाहेगा और उसकी अनुभूति के लिए, ठीक है, उसकी अनुभूति वह करना चाहेगा। बार बार उसका ध्यान में अवधान भी आएगा, बैरियर भी आएगा। लेकिन जब उस पर चिंतन करता है, तर्क करता है, और चिंतन और तर्क करके, ऐसा तो नहीं है आदमी जो है बिना सोचे समझे किसी से झगड़ा करने को उतर जाए, ऐसा कर रहा है मतलब कि उसकी चिंतन शक्ति अभी कमजोर है, तर्क शक्ति कमजोर है। तो आदमी जो है चिंतन करता है, कोई भी चीज जो है एक्टिविटी फिजिकली रूप में हम जो है कोई काम कर रहे हैं कहीं पर जाकर के, तो शारीरिक रूप से कोई भी काम ऐसे नहीं होता। सबसे पहले वह मन में हो चुका होता है, हमारे मन के भीतर वह कार्य हो चुका होता है, उसके बाद वह शारीरिक रूप से काम होता है। तो सबसे पहला एक्टिविटी माइंड में चलता है। तो माइंड में जो है कोई भी स्टिमुलस एक्टिवेट हुआ, ठीक है, पढ़ने लिखने का आपके अंदर स्टिमुलस एक्टिवेट हुआ, ठीक है, आपके अंदर उद्दीपन आया, आपने मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, आपने सिलेबस देखा, स्मृति में बार बार आया कि नहीं भाई मुझे तो पढ़ना है, आपका ध्यान बार बार हटेगा पढ़ाई से, आप बार बार पढ़ना चाहेंगे, आपका ध्यान तुरंत आपके पढ़ाई से हट जाएगा, लेकिन आप फिर भी डटे रहेंगे और इंटरेस्ट आपका आता जाएगा पढ़ने में। फिर आप देखेंगे कि नहीं मुझे तो अब पढ़ना ही है। आपके अंदर जब विश्वास जाग जाएगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रयत्न करेंगे और आपका प्रयत्न करना ही आपका व्यवहार कहलाएगा और फिर आपका रिस्पांस मिलेगा कि आप एक पोस्ट प्राप्त कर लिए हैं, आप जो है सक्सेस हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो मनोविज्ञान है इसी बात को वकालत करता है, इसी बात की वकालत करता है कि हमारा व्यवहार हमारे कर्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं मनोविज्ञान के, जैसे कि फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद, कॉग्निटिज्म यानी संज्ञानवाद, साइको एनालिटिज्म यानी मनोविश्लेषणवाद है। इसी प्रकार से
गेजाल्टिज्म है समग्रवाद, ह्यूमैनिज्म मानवतावाद, बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद और स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद, ये प्रमुख मनोविज्ञान के संप्रदाय कहे जाते हैं। क्या यहां से प्रश्न पूछा जाएगा सर? यस, प्रश्न पूछा जाएगा, निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? ठीक है, बता देते हैं क्या प्रश्न पूछा जाएगा। ये डायरेक्ट आपके प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं, आप लोग ध्यान में रखना इस बात को। जैसे कि कुछ संप्रदाय, जैसे संरचनावाद, इसका जो मुख्य प्रकरण है वो सिम्फेथी होता है, यानी संवेदना। मुख्य विधि अंतर्दर्शन है। वुंट और टीचनर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। 1979 में यह प्रारंभ हुआ। आत्मनिरीक्षणवाद और अस्तित्ववाद के नाम से भी हम इस संरचनावाद को जानते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे इस पर, अभी केवल थोड़ा सा ओवरव्यू देखिए। प्रकार्यवाद की बात करें, चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर यह काम करता है। अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि को फॉलो करता है। एंजल और डेविल सन 1900 में इसको प्रारंभ किए। इस विचारधारा को कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहारवाद जो है बिहेवियर पर फोकस्ड है। प्रयोग और निरीक्षण पावलाव और वाटसन के द्वारा इसे 1912 में इस निरीक्षण को, इस व्यवहारवाद को प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी है गेसाल्टिज्म, इसको हम समग्रवाद कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, मैनिफेस्टेशन और रिमेम्बरेंस ये मुख्य प्रकरण है इसमें। अंतर्दर्शन, निरीक्षण और प्रयोग विधि के द्वारा 1912 में गेसाल्टवाद की स्थापना वर्थिमर और कोहलर, कुप्फा, कूट इनके द्वारा जो है किया गया था। मनोविश्लेषणवाद की बात करें, ये जो है अनकॉन्शियस माइंड पर काम करता है। मनोविश्लेषण विधि फ्रायड, एडलर और जूंग के द्वारा 1900 सदी में इसको रिसर्च किया गया। संज्ञानवाद जो है मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस पर काम करती है। जीन पियाजे, जोरेम ब्रूनर और ऑशुवेल प्रमुख इसके प्रवर्तक रहे हैं। मानवतावाद जो है डिमांड पर फोकस्ड है। अब्राहम मैस्लो, हेनरी मुनरे ने 1954 में इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक विचारधारा का समर्थन किया था और इस प्रकार के संकाय को इन्होंने अस्तित्व में लाया, रिसर्च किया बार बार इस पर, है ना। एक एक करके देखते हैं और यहां से जो प्रश्न बनेगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आप लोग। सबसे पहला जो संप्रदाय है वह है स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। संरचनावाद का मतलब सीधी सी बात है कि भाई माइंड जो है किस प्रकार से संरचनाओं में बंधा हुआ है, किस प्रकार से हम सोचते हैं, विचारते हैं। तो मनोविज्ञान के संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट को माना गया है। पहला प्रश्न आपका यहीं से बनेगा, याद रखना। जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिपजिंग में विश्व का प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित किया तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया। इतना पॉइंट सबका सब इंपॉर्टेंट है किस संबंध में? संरचनावाद। पहली बात, विलियम वुंट जो है प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित करने वाला मनोवैज्ञानिक हैं लिपजिंग विश्वविद्यालय में, और विलियम वुंट को प्रथम मनोवैज्ञानिक के रूप में हम लोग जानते हैं, आधुनिक मनोवैज्ञानिक के रूप में, ठीक है। संरचनावाद संप्रदाय की अनौपचारिक स्थापना विलियम वुंट ने 1879 में करी थी, जबकि औपचारिक स्थापना किसने करी थी? ई.बी. टीचनर ने 1898 में। दोनों बातें ध्यान में रखना, औपचारिक ई.बी. टीचनर ने 1898 में और अनौपचारिक स्थापना 1879 में विलियम वुंट ने। संरचनावाद संप्रदाय में अध्ययन का मुख्य प्रकरण संवेदना होता है। वुंट उसके सहयोगियों के अंतर्दर्शन नामक मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग करके मन के व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है? संरचनावाद है। अब ये अंतर्दर्शन क्या है इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अंतर्दर्शन के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से 3 तत्व होते हैं? पहला तत्व है संवेदना यानी सेंसेशन, दूसरा है इमेज यानी प्रतिमा, और तीसरा फीलिंग। किसी मृतक व्यक्ति को देखना, दृष्टि संगत होना, किसी मृतक व्यक्ति को देखना क्या है?
किसी मृतक व्यक्ति को देख करके संवेदनाएं मन में पैदा हो रही हैं, उस मृतक व्यक्ति में किसी अपने को देखना इमेजिनेशन है, प्रतिमा है, और उस मृतक के कारण उत्पन्न होने वाले सुख और दुख का जो भाव मन में उत्पन्न होगा वो क्या है, फीलिंग्स है। ठीक है, संवेदना उदाहरण बताया गया, किसी मृतक व्यक्ति को अगर हम देख रहे हैं तो संवेदना हमारे अंदर जन्म ले रही है, और कोई मृतक व्यक्ति को देख करके अगर मन में ये डर आ रहा है और इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कभी हमारे साथ हुआ, मेरे फैमिली के साथ हुआ तो कैसे करूंगा, तो इस प्रकार से ये इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, और उससे इस प्रकार से इमेज क्रिएट होने के बाद जो मन में सेंसेशन के कारण फीलिंग्स आएगा, सुख और दुख का फीलिंग आएगा, वह क्या कहलाएगा, फिर भाव कहलाएगा। ठीक, तो ये अंतर्दर्शन की विधि में 3 चरण होते हैं मूल रूप से। यहां पर देखिए, वुंड के मुख्य सहयोगी एडवर्ड बेडफोर्ड तथा टिचनर थे। वुंड, ये सब जगह वुंड होगा, है ना। वुंड व उसके अनुयायी संरचनावादी कहे जाते हैं। संरचनावाद को आत्मनिरीक्षणवाद, इंट्रोस्पेशनिज्म के नाम से जानते हैं, या आत्म अवलोकनवाद के नाम से जानते हैं, आत्म साक्षात्कारवाद, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म के नाम से भी इसको हम लोग पुकारते हैं। तो ये अन्य नाम भी हैं जो कि संरचनावाद के ही नाम पुकारे जाते हैं। टीचनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया कि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है जो जन्म से ही अस्तित्व में है, जबकि चेतना से तात्पर्य उन अनुभवों से है जो एक दिए हुए क्षण में होता है। ठीक है, किसी क्षण में जो अनुभव हो वह चेतना से है, और वे सभी अनुभव जो जन्म से हमको प्राप्त हो रहे हैं वे सभी के सभी क्या है, मन को जन्म देता है। इस प्रकार से इन्होंने समझाया था टिचनर ने। दूसरा जो हमारा क्षेत्र है या संप्रदाय है वह है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने 1890 में अपने किताब मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के माध्यम से किया था। इसकी संकल्पना को संरचनावाद के विरोध में लगभग 1899 में प्रस्तुत किया गया था। वस्तुतः जेम्स डार्विन के विकासवाद से प्रभावित थे। उन्होंने मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया था। जेम्स का मानना था कि संरचनावाद मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अनुभवों को तत्वों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है। अतः उनके अनुसार चेतना मनोविज्ञान की विषय वस्तु को तो अवश्य थी, परंतु चेतना की क्रियाओं तथा कार्यों अर्थात कार्यात्मक उपयोगिता, फंक्शनल यूटिलिटी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से उनकी फंक्शनल यूटिलिटी पर अधिक फोकस किया। मन के फंक्शनल यूटिलिटी पर, मतलब कैसे कार्य करता है मन, काम कैसे करता है, इस पर अधिक फोकस किया था। किसने किया था बताइए? तो इस पर अधिक फोकस किया था विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स ने। ठीक है, चलिए प्रकार्यवाद के संबंध में और कुछ ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने फंक्शनल यूटिलिटी की बात करी, मतलब काम कैसे करता है, इसी नाम से इसका नाम क्या रखा गया, कार्यवाद। प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक व शिक्षा शास्त्री जॉन डावी या जॉन डीवी जिनको हम कहते हैं प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। एंजिल कैटिल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ आदि विचारकों ने प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक विचारधारा प्रदान किया। प्रश्नावली, अनुसूची, मानसिक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ उपकरण प्रकार्यवाद विधि का ही देन है। पर्सनालिटी चेक करते हैं ना, तो ये प्रश्नावली, अनुसूची, मानसिक परीक्षण ये सभी हम लोग करते हैं। पर्सनालिटी चेक जब हम करेंगे, वैसे आपके सिलेबस में है भी पर्सनालिटी, मैं पढ़ाऊंगा भी आगे चल करके। व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म की बात करें, व्यवहारवाद की स्थापना 20वीं सदी से पहले दशक में 1913 में वाटसन ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकती है। सिर्फ व्यवहार पर इन्होंने फोकस किया व्यवहारवाद के माध्यम से। चेतना तो बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रायोगिक ढंग से किया जा सकता है। व्यवहार की विचारधारा मानने के कारण इस संप्रदाय को मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी, बिहेवियरलिस्ट के नाम से पुकारा गया। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को जन्म दिया। व्यवहारवाद वस्तुतः जीव विज्ञान की विधियों एवं रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव
के अध्ययनों के परिणामों से प्रेरित था। इवान पावलोव जो है रिस्पांस थ्योरी पर अधिक फोकस करते थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत उन्होंने मुख्य रूप से इस पर बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, अन्य जानवरों पर भी प्रयोग किया। कुत्ते पर इवान पावलोव जो है प्रयोग करते हुए जो है एक घंटी रखते हैं और कुत्ते के सामने जो है जब भी उसको भूखा, पहले 2-3 दिन तक भूखा रखा जाता है कुत्ते को, उसके बाद फिर घंटी बजाया जाता है, एक विशेष रिदम में घंटी बजाया जाता है, उसके बाद खाना दिया जाता है। तो बार बार ये प्रोसेस करने पर कुत्ते को ये रिस्पॉन्स करने लग जाता है, स्टिमुलस। जब घंटी बजेगा तो स्टिमुलस होगा, और जितने बार घंटी का रिदम बजेगा उसके हिसाब से उसको समझ में आ जाएगा कि इतने बार घंटी बजा मतलब अब मुझे खाना मिलने वाला। उसके कान खड़े हो जाते थे कुत्ते के, और खाना खाने के लिए वह जो है उसके लार टपकने लग जाते थे जीभ से, है ना। तो इवान पावलोव एक जो है मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जीव विज्ञान के इस व्यवहारवाद पर जो है जानवरों पर शोध किया, और उसके आधार पर फिर मनुष्य पर भी इस शोध को आगे चल करके अधिगम प्रणाली के आधार पर, या मन को समझने, मन के व्यवहार को समझने के आधार पर इसको जो है लागू किया गया था। व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिक, यांत्रिक और वस्तुनिष्ठ रूप देकर एक नए युग का आगाज किया, और व्यवहारवाद में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए पशु व्यवहार, एनिमल बिहेवियर को विषय वस्तु के रूप में प्रयोग में लाया गया। मैंने अभी बताया ना कि बिहेवियर को समझने के लिए पहले जानवरों पर इसको प्रयोग किया गया। व्यवहारवादियों ने मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बहिर्दर्शन का या बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। बहिर्दर्शन विधि के प्रणेता जॉन वी वाटसन को माना जाता है। व्यवहारवाद जीव विज्ञान और रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के अध्ययन के परिणाम से प्रेरित था। अधिगम, अभिप्रेरणा व पुनर्बलन, रिइंफोर्समेंट पर जोर देना व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक क्लार्क हल, एडवर्ड टॉलमेन और वीएफ स्किनर को माना जाता है। ठीक है, स्किनर साहब और पावलोव, एडवर्ड टॉलमेन, ये सभी मूल रूप से व्यवहारवाद पर फोकस्ड हैं। अधिगम यानी लर्निंग, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, और पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट, इन पर मूल रूप से शोध होता है व्यवहारवाद के माध्यम से। एक इंपॉर्टेंट संप्रदाय है जिसको हम समग्रवाद कहते हैं, गेजाल्टिज्म। गेजाल्ट शब्द एक जर्मन भाषा है जिसका हिंदी रूपांतरण होता है व्यवस्थित या समग्र, ऑर्गेनाइज्ड होल। इस संप्रदाय को गेसाल्टवाद भी कहा जाता है, गेजाल्टिज्म कहा जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना मैक्स वर्तिमर ने 1912 में किया था। कोहलर तथा फोक्का इसके सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पूछा जाता है, आईएमपी है, याद रखिएगा। गेजाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफ्फा तथा कूर्ट लेविन प्रमुख रूप से इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। गेजाल्टिज्म क्या है भाई? किसी वस्तु परिस्थिति को उसमें उपस्थित तत्वों के समूह के रूप में ना देखकर उसको एक समग्र रूप में या परिपूर्णता के रूप में देखना ही गेजाल्टिज्म है। अलग अलग आइडेंटिफाई ना करके उसको एक समग्रता के रूप में देखना किसी वस्तु को, वही क्या है? समग्रवाद है, गेजाल्टिज्म है। गेजाल्टवादी सीखने के उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देते हैं, अधिगम और मोटिवेशन पर जोर देते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण, करिकुलम फॉर्मेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, शिक्षा के उद्देश्य पर जोर देना मुख्य रूप से गेसाल्टवाद का काम है। गेसाल्टवाद के अनुसार समस्या तथा परिस्थिति को समग्र रूप से देखते समय उसके विभिन्न अंगों के बीच अनोखे संबंध, यूनिक रिलेशनशिप एवं अनोखी अंतःक्रियाओं, यूनिक इंटरएक्शंस को पहचानना ही अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाता है। इसी नाम से इस सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी हम लोग कह देते हैं, या सूझ शब्द का प्रयोग कोहलर के द्वारा गेसाल्टिज्म के लिए या समग्रवाद के लिए किया गया था। यहाँ पर अंतरदर्शन या अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग करते हैं, बहिर्दर्शन व्यवहार में, और यहाँ पर अंतरदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं एक और संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद, जिसको हम साइको एनालिटिज्म कहते हैं। विनीत चिकित्सक सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। इसका प्रारंभ 20वीं सदी में आरंभ हुआ था। फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं, अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल डिसऑर्डर जैसे असामान्य व्यवहारों के मुख्य कारण
अचेतन में छिपे होते हैं, अनकॉन्शियस में छिपे होते हैं। क्योंकि इन्होंने बताया था कि हमारा 10% ही क्या है, माइंड का चेतन मन है, और 90% जो है अवचेतन प्लस अचेतन है। हम अपने मस्तिष्क का केवल 10% भाग को ही चेतना कह सकते हैं, बाकी 90% क्या है, 90% भाग अवचेतन और अचेतन में छिपा हुआ है, हिडन है। ठीक है, आइसबर्ग थ्योरी भी के नाम से भी इसको हम लोग पुकारते हैं। अब देखिए, अचेतन मन के अध्ययन के लिए फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद के अध्ययन की अनेक विधियां बताई, जो मुख्यतः मुक्त साहचर्य वाले विचार प्रवाह यानी फ्रीली एसोसिएटेड स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, हाइप्नोसिस यानी सम्मोहन, इसके माध्यम से भी पास्ट हम लोग जा सकते हैं, पास्ट की जो भी एक्टिविटी है उस पर हम लोग जा सकते हैं। तो ये जो है सम्मोहन कहा जाता है, इसको हिप्नोसिस कहा जाता है। स्वप्न की व्याख्या, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ये भी ड्रीम के माध्यम से, कुछ विशिष्ट ड्रीम होते हैं, इसके माध्यम से भी जो है मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिटिज्म पर फोकस किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने के रूप में अल्फ्रेड एडलर तथा कार्ल जूंग जैसे मनोविश्लेषणवादियों का सहयोग रहा। सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान अध्ययन विधि को मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिकल मेथड के नाम से इसको पुकारा। कार्ल जूंग ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि को विश्लेषण विधि कहा। सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन, एडलर ने सामाजिक अचेतन मन और कार्ल जूंग ने सामूहिक अचेतन मन का अध्ययन किया था। तो ये तीनों बात आप लोग ध्यान में रखना मनोविश्लेषणवाद के संबंध में, कि मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता कौन है, सिगमंड फ्रायड है। तो सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन पर रिसर्च किया, एडलर ने सामाजिक अचेतन पर मन पर, और कार्ल जूंग ने सामूहिक अचेतन मन पर जो है अध्ययन किया था। अचेतन, सामाजिक अचेतन मन और सामूहिक अचेतन मन। ठीक, नाम याद रहेगा, फ्रायड, एडलर और कार्ल जूंग। फ्रायड के अनुसार मानव व्यक्तित्व ईदम, अहम और परा अहम यानी ईद ईगो और सुपर ईगो के डायनेमिक एडजस्टमेंट का जो है परिणाम है, ऐसा ये मानते हैं। इसी को चेतन, अचेतन, अवचेतन के नाम से भी जानते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन के नाम से जानते हैं, ईदम, अहम और परा अहम। ठीक है, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा और एक बार देख लें ताकि आपको चीजें और बेटर ढंग से ध्यान में रहे। सिगमंड फ्रायड 1856 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1940 में, ऑस्ट्रिया वियना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। 19वीं सदी के प्रारंभ में कुछ समय पहले मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ था। इससे पहले मनोविज्ञान को दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था, और इस प्रकार से मन के विश्लेषण के रूप में मनोविज्ञान को सिगमंड फ्रायड ने कहा कि मन जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक है कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, चेतन, अर्धचेतन या अवचेतन और अचेतन मन। चेतन मन वर्तमान के विचारों से संबंधित है। अर्धचेतन मन, इसमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देखकर, याद रखने पर हम चीजों को याद कर सकते हैं। और अचेतन वे बातें होती हैं जिसको हम लोग भूल चुके हैं, या जन्मों जन्मों तक हम लोगों ने चीजों को भूल चुका है, वो चीजें भी हमारे अचेतन में संग्रहित है। यानी कि ये चेतन मन कितना है, केवल 10% है, और अचेतन और अर्धचेतन ये टोटल कितने परसेंट है, 90%। हमारे याददाश्त का 90% भाग कहां पर है, अर्धचेतन और अचेतन में है, और 10% भाग कहां पर है, तो चेतन में है। इसी को व्यक्तित्व के भाग के रूप में ईदम, ईगो और सुपर ईगो के रूप में इन्होंने समझाया। ईदम जो है क्या है, उसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल अवस्था, आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास आदि को सेटिस्फाई करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति करने पर बल देता है, ईदम। ठीक है, वहीं ईगो की बात करें, हम या आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इंप्लीमेंटेशन करता है या परिणाम की चिंता करता है। वहीं सुपर ईगो की बात करें तो यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और सामाजिक जो है ऐसी काम ना करना जो समाज के लिए अहितकर हो।
फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास के रूप में भी जाना जाता है। तो जब भी मन के भाग के रूप में पूछा जाए तो मन के भाग के रूप में चेतन, अर्धचेतन और अचेतन फ्रायड के अनुसार, और व्यक्तित्व के संबंध में पूछा जाए तो 3 ध्यान में रखना, ईदम, ईगो और सुपर ईगो। और फ्रायड ने 5 अवस्था के रूप में इसको समझाया। कौन कौन सी अवस्थाएं देखो, ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। ये क्या है, जेनिटल स्टेज, और ये है लेटेंसी स्टेज। ठीक है, तो ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज, 5 अवस्थाएं इन्होंने समझाया। मौखिक अवस्था जन्म से 1 वर्ष के दौरान, गुदा अवस्था एनल स्टेज 2 से 3 वर्ष के दौरान, लैंगिक अवस्था 4 से 5 वर्ष के दौरान, सुषुप्त अवस्था लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष और जननी अवस्था जेनिटल स्टेज 12 से 20 वर्ष के दौरान। ये जो है फ्रायड ने व्यक्तित्व के सिद्धांत को समझाने के लिए ये 5 अवस्थाओं का जो है समावेशन किया था। और देखिए सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्ति बताई इसमें, जीवन और मृत्यु। इसको जो है इरोस और थानोस कहा गया। ठीक है, थानोस, इरोस कहा गया इसको। ठीक है, लाइफ इंस्टिंक्ट कहा गया, लाइफ इंस्टिंक्ट। ठीक है, और ये इसको थानोस कहा गया, थानोस। इसको डेथ इंस्टिंक्ट कहा जाता है, डेथ इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, मतलब जीवन और मृत्यु ये 2 प्रमुख मूल प्रवृत्ति मनुष्य का इन्होंने समझाया, इरोस और थानोस, इरोस और थानोस। ठीक है, इरोस का मतलब है जीवन, लाइफ इंस्टिंक्ट, और थानोस का अर्थ है डेथ इंस्टिंक्ट। तो 2 प्रमुख मूल प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर होती है। इसी के अंतर्गत स्वमोह के विषय में या नार्सिसिज्म के विषय में बताया। नार्सिसिज्म में इन्होंने ऑडिपस और इलेक्टर ग्रंथि के संबंध में बताया था। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और इसी कारण लड़के जो है अपने मां से अधिक प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि यानी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, जिसके कारण से वह अपने पिता से अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इसी को नार्सिसिज्म कहा गया है, इसी को स्वमोह कहा गया है। कामलिप्सा, कामेच्छा या काम वासना, इसे लिबिडो शब्द से समझना चाहिए हमें। लिबिडो शब्द का मतलब है कि भाई कामलिप्सा, कामेच्छा या काम वासना, लिबिडो का अर्थ मतलब स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर ही क्या कहलाता है, लिबिडो कहलाता है। काम वासना व्यक्ति की जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। जैविक रूप से ऐसा माना जाता है कि टेस्टोस्टेरोन आदि हार्मोन का स्तर कामेच्छा को प्रभावित करता है। कामेच्छा शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर होता है, यानी कि कामेच्छा नहीं है किसी व्यक्ति में उम्र के अकॉर्डिंग, तो उसका शारीरिक दुर्बलता हो सकता है या फिर शारीरिक किसी प्रकार से उसको समस्या हो सकती है। तो मनोविज्ञान में और फिजियोलॉजी में इस बात को विशेष रूप से फोकस किया जाता है। ठीक है, और इस पर मनोविज्ञान का मतलब ये होता है कि आप अपने डिजायर पर किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं या अपने डिजायर पर आपका कितना जो है कमांड है, इस पर भी यहां पर फोकस किया जाता है। एक है मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म। क्या है देख लीजिए ह्यूमैनिज्म। अब्राहम मैस्लो को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। 1960 में अमेरिका में इस संप्रदाय को इन्होंने अस्तित्व में लाया। उन्होंने डिमांड यानी मांग के अध्ययन के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण की किसी मांग के कारण व्यक्ति में एक गत्यात्मक तथा निर्देशनात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं, जो व्यक्ति को एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो डिमांड के आधार पर इन्होंने इसे समझाने का प्रयास किया था, व्यवहारवाद को। ठीक है, अब देखिए मानवतावाद ह्यूमैनिज्म में अब्राहम लिंकन ने 5 प्रकार की डिमांड को यहां पर समझाया। एक फिजिकल नीड होता है यानी दैहिक मांग, फिर सेफ्टी नीड होता है सुरक्षा मांग, सोशल नीड सामाजिक मांग, स्व सम्मान मांग यानी सेल्फ स्टीम नीड कहते हैं हम इसको, डिग्निटी है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यानी आत्म सिद्धि मांग। तो ये 5 प्रकार का डिमांड होता है और 5 प्रकार की डिमांड के आधार पर ह्यूमैनिज्म यानी मानवतावाद को इन्होंने समझाया। आगे चल करके एक नवीन संप्रदाय जीन पियाजे के द्वारा
अस्तित्व में आता है, जिसको हम कॉग्निटिविज्म, संज्ञानवाद के नाम से जानते हैं। संज्ञानवाद के संस्थापक कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक शब्द जो स्कीमा शब्द के नाम से जाना जाता है, स्कीमा शब्द को इन्होंने मेंटल प्रोसेस के रूप में कॉग्निशन शब्द दिया। कॉग्निशन, ठीक है। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? संज्ञान। संज्ञान मतलब कि नॉलेज में आना, ठीक है, ध्यान में आना या नॉलेज में आना। तो इसी नाम से इनको संज्ञानवाद का जनक कहा जाता है और इनको बाल मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। किसे? जीन पियाजे को, ठीक है। संज्ञानवाद में दो प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इन्होंने कहा कि बौद्धिक सूचनाओं को यथार्थ पैटर्न पर विकसित करना संगठन है, और पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में जो सामंजस्य हम लोग स्थापित करते हैं वही क्या है? अनुकूलन है। अनुकूलन दो प्रकार का, एक तो आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को आरोपित करना आत्मज्ञान आत्मसातीकरण है, असिमिलेशन है। अकोमोडेशन क्या है? पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ करके कुछ नए बदलाव कर देना, क्या है? समाविष्टीकरण है, ठीक। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान से संबंधित कौन कौन से ब्रांचेस हैं, शाखाएं कौन कौन सी हैं, इस पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बात किया। उम्मीद करता हूं कि मनोविज्ञान क्या है आप लोग समझ पाए होंगे बेटर ढंग से। अब ये जो पहला लेक्चर था हमारा, पहला लेक्चर यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है। पहला लेक्चर हमारा क्या था मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। हमारा जो ये पहला लेक्चर है शिक्षा और मनोविज्ञान का, तो हमने पहले लेक्चर में शिक्षा को पढ़ा, आज हमने मनोविज्ञान को पढ़ा। दोनों लेक्चर खत्म हो गया ना। अब मैं इस पर आपसे एमसीक्यू बात करूंगा, एमसीक्यू पर बात करूंगा, ठीक है। और एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे इन दोनों चैप्टर को आधार मान करके कौन कौन से प्रश्न आपके बन रहे हैं, फिर आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो जो एमसीक्यू है उसको मैं किताब के माध्यम से, मैं सामने नहीं आऊंगा, किताब के माध्यम से हम उसको रिकॉर्डेड मोड में अपलोड करा देंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखना। दूसरी बात ये कि इसका जो किताब है, सब कोई आप लोग पूछते रहते हैं, हर बार मैं बताता हूं फिर भी आप लोग पूछते हैं सर इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा सर, ऐसा पूछते हो कि नहीं सर, पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा? तो इसका किताब आ गया है भाई, बुक आ गया है। किसका? खेल और शिक्षा 4 नंबर से संबंधित और बाल मनोविज्ञान से संबंधित। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया पर्याप्त है। तो बाल मनोविज्ञान और खेल शिक्षा करके एक नया किताब अभी हमारे पास आ रहा है कुछ दिनों में। 25 तारीख को ये लॉन्च हो जाएगा, 25 मई को लॉन्च हो जाएगा किताब। और ये किताब अभी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पर, क्योंकि देखिए किताब अभी बहुत ही लिमिटेड हम जो है प्रिंट करा रहे हैं, और यह किताब जो है मार्केट में अभी भी ऑन डिमांड है, तो इस नाम से अभी उपलब्ध बड़ा मुश्किल से हो पाएगा। इस नाम से आप अभी से रिजर्व करा लीजिए। 25 तारीख को प्रिंट के लिए जाएगा और यह 30 तारीख तक जो है प्रिंट होकर के आ जाएगा। मतलब 1 से 5 तारीख के बीच में आपके निवास स्थान पर आप जो भी एड्रेस देते हैं वहां पर यह डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, किताब प्राप्त करने के IAS ट्यूटोरियल पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आप किताब को अभी ऑर्डर कर लीजिए। कौन सा किताब है? बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, छात्रावास अधीक्षक करके स्पष्ट रूप से लिखा है। किताब को आप लोग अभी ऑर्डर कर लीजिए। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स प्लस 1000 नंबर आप एमसीक्यू आपको वहां से मिल जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बताना भूल रहा हूं, छात्रावास अधीक्षक के लिए जो जीएस है, खासकर जीएस के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। अभी टेस्ट सीरीज भी चल रहा है जो कि @99 रुपीज ओनली, केवल 99 रुपए में यह जो है टेस्ट सीरीज आप सबके लिए उपलब्ध करा दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी आपको IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पर प्राप्त होगा। दो चीजें, एक तो किताब आप लोग ऑर्डर कर लो, ठीक है। बाद में आप बोलेंगे सर 15 दिन 20 दिन बचा है, हमको किताब चाहिए था, उपलब्ध करा दीजिए, नहीं हो पाएगा। अभी से आप लोग ऑर्डर कर लीजिए, आपके पास किताब पहुंच जाएगा 1 से 5 तारीख के बीच में। और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करो। 10 नंबर मजाक नहीं होता है, 10 + 4 नंबर खेल शिक्षा वाला हम लोगों ने पढ़ा चुका है। उसके अलावा जो है बाल मनोविज्ञान 10, टोटल 14 मार्क्स के यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आपको कंप्यूटर का भी क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर उसका नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, कमेंट में आप लोग हमें बताएं। आप लोग के अकॉर्डिंग हम उसका भी क्लासेस अरेंज करा देंगे, ठीक है। मिलता हूं एक नए क्लास में आपसे फिर से इसके 2nd चैप्टर के साथ।
बुद्धि और व्यक्तित्व के सिद्धांत पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।